बंगाल में क्या हुआ? बंगाल में हमें कोई दिलचस्पी नहीं है कि कौन सी पार्टी जीतती है, कौन सी पार्टी हारती है। अगर जीतना भी है तो उसका भी कोई मेथड होना चाहिए। जुल्म से, जबर से, एसआईआर से, फोर्सेस की मदद से, गलत नैरेटिव से अगर इससे जीतना है तो ये जीत क्या रूलिंग पार्टी की है जो यूनियन गवर्नमेंट में है या इलेक्शन कमीशन की जीत? तो पॉलिटिक्स में जो लोग हैं वहां हमें काम करना है ताकि इस नफरत को रोका जा सके। पॉलिटिक्स में ताकत है जो रोक सकती है, लेकिन अगर पॉलिटिशियन ही नफरत के अलंबरदार है, ये बहुत बड़ा जुल्म है जो देश के साथ हो रहा है। तो देश की जनता में अभी ताकत मौजूद है, इसलिए देश की जनता ही के जरिए से हम इस नफरत को रोक सकते हैं। हाजरीन, मैं भी अपनी जानिब से APCR को ये हेट क्राइम्स ट्रैकर इस सिलसिले की वेबसाइट की शुरुआत पर बधाई देता हूँ। लेकिन जो हमारे देश के हालात हैं वो एक दूसरे को बधाई देने से ज़्यादा एक दूसरे को कंसोल करने और मिलजुल कर संघर्ष करने की दावत देते हैं। ये जो नफ़रत है, ये नफ़रत का असल बीज क्या है, इसको हमें हल करना पड़ेगा। दूसरों को कमतर समझना, हक़ीर समझना, दुश्मन समझना, बोझ समझना और उससे नजात पाने की कोशिश करना, ये हमारे देश में मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत हो या क्रिश्चियंस के साथ हो या दलित हजरात के साथ हो या आदिवासियों के साथ हो, उन सब में ये बात छुपी हुई है। तो उसका सही इलाज यही है कि हम किसी को कमतर ना समझे, किसी को हकीर ना समझे, किसी को गैर ना समझे, किसी को दुश्मन ना समझे और किसी के बोझ समझकर उसको उतारने की कोशिश ना करें। तो ये एक बड़ा काम है। ये तो हम इस घड़ी में आ गए कि हमको जो जुल्म है, जो नफ़रत है, चुन चुन कर, गिन गिन कर लिखने की ज़रूरत पेश आ गई ताकि हम इंसाफ हासिल करने की कोशिश करें। तो हमारे देश में अलग अलग लोगों के लिए अलग काम है। यहाँ जुडिशियल एक्सपर्ट्स भी हैं, एकेडमिशियंस भी हैं। तो ये नफ़रत का बीज को ताकतवर बनाने के लिए, फैलाने के लिए कभी हिस्ट्री से, कभी फिल्म से, कभी व्हाट्सएप से, कभी मीडिया से, हर तरीक़े से इसको हासिल करने की कोशिश की जा रही है। तो उस सब मैदानों में हमें काम करने की ज़रूरत है। मैं इस मौके पर सिर्फ दो बातें रखकर अपनी जगह लूँगा। एक है सबसे बड़ा फील्ड, वो सोसाइटी है, सोशल एस्पेक्ट है। क्योंकि हम जब पॉलिटिकल लोगों से बात करते हैं, यहाँ भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आए थे, आकर गए, तो वो लोग ये कहते हैं कि अब हम में ताकत नहीं रही। अभी मनोज झा साहब यहाँ कह रहे थे, वो कह रहे हैं कि जनता असल ताकतवर है। वो चाहते हैं कि आप जनता में काम करें ताकि माहौल बदले। और हम जब जनता के पास जाते हैं तो जनता कहती है कि असल ताकत तो पॉलिटिशियंस के पास है। तो ये दो महाज बहुत अहम है। हमको पॉलिटिशियंस में भी काम करना है, पॉलिटिकल फील्ड में काम करना है। अभी देखें हम कि जो बंगाल में क्या हुआ। बंगाल में हमें कोई दिलचस्पी नहीं है कि कौन सी पार्टी जीतती है, कौन सी पार्टी हारती है। अगर जीतना भी है तो उसका भी कोई मेथड होना चाहिए। जुल्म से, जबर से, एसआईआर से, फोर्सेस की मदद से, गलत नैरेटिव्स से अगर इससे जीतना है तो फिर उसको
उसको क्या, इसलिए बाद लोग सही कहते हैं कि ये जीत क्या रूलिंग पार्टी की है जो यूनियन गवर्नमेंट में है या इलेक्शन कमीशन की जीत। तो पॉलिटिक्स में जो लोग हैं वहाँ हमें काम करना है ताकि इस नफ़रत को रोका जा सके। पॉलिटिक्स में ताकत है जो रोक सकती है, पॉलिटिशियंस है जो रोक सकते हैं, लेकिन अगर पॉलिटिशियन ही नफ़रत के अलंबरदार हैं, ये बहुत बड़े हम जगह आगे हैं, ये बहुत बड़ा जुल्म है जो देश के साथ हो रहा है। और जनता, अभी भी मेरा जनता भी यकीन है कि देखिए कि बंगाल में भी कहते हैं कि 44% 45% लोग, यानी इतना मेहनत करने के बाद भी 45% लोग, और बहुत से लोग हैं जो नॉन कम्युनल लोगों के साथ भी हैं। तो देश की जनता में अभी ताकत मौजूद है, इसलिए देश की जनता ही के ज़रिए से हम इस नफ़रत को रोक सकते हैं। उसमें ये APCR या PUCL ये सब हमारे मददगार चीज़ें हैं, लेकिन जो सबसे अहम काम करना है वो जनता के दरमियान में, जनता को, आवाम को इसके लिए खड़ा करना है। अब ज़ाहिर है कि जनता को खड़ा करने की असल मुहिम है, तो जब तक हम जनता के दरमियान में काम करके उनको नफ़रत के ख़िलाफ़ उनको तैयार नहीं करेंगे, और जो लोगों को हकीर नहीं समझना है, कमज़ोर नहीं समझना है, दुश्मन नहीं समझना है, गैर नहीं समझना है, इस पर हमें लोगों को लाना पड़ेगा। तो ये एक बड़ा नोबल काज है जो हर टीम को करना है, हर ग्रुप को करना है। तो मैं इस मौके पर उस काम की तरफ तवज्जो दिलाता हूँ और अपनी जानिब से APCR के इस एफ़र्ट्स को मुबारकबाद देते हुए असल काम पॉलिटिक्स के रिफॉर्म्स और जनता को उसके लिए खड़ा करने की दावत देते हुए अपनी जगह लेता हूँ। शुक्रिया। सबसे पहले मैं APCR का आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट APCR फॉर लॉन्चिंग द APCR हेट क्राइम्स ट्रैकर। आपकी बहुत बधाई। आप लोगों ने ये जो काम किया है, बाकी के स्पीकर्स ऑलरेडी बोल चुके हैं, ये एक फाउंडेशन है जिस पे हम और भी ज़्यादा काम कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है सिविल सोसाइटी के लिए, बाकी के सिटीजन्स के लिए, जो इस डेटा को लेके और ये डॉक्यूमेंटेशन को लेके आगे चल के एडवोकेसी, आगे चल के अकाउंटेबिलिटी के लिए काम कर पाएंगे। तो ये एक जो मॉनिटरिंग करने का जो काम है वो बहुत सारी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस ने शुरू किया जब ये हेट स्पीचेस और हेट क्राइम्स हो रहे थे। PUCL भी उनमें से एक ऑर्गेनाइजेशन रहा है, हम भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। PUCL महाराष्ट्र की यूनिट 2022 से ये मॉनिटरिंग कर रही है, जब श्रद्धा वालकर का केस हुआ नवंबर 2022 में, और उसके चलते हुए बहुत ज़्यादा हेट स्पीच रैलीज़ जो है महाराष्ट्र में हुए। इसको लेके हम केसेस कोर्ट भी लेके गए, और 2023 में महाराष्ट्र सबसे पहला रैंक स्टेट था हेट स्पीचेस के लिए। सबसे ज़्यादा हेट स्पीचेस महाराष्ट्र में हुए, और उनमें से बहुत सारे हेट स्पीचेस जो है वो हेट क्राइम इवेंट्स के साथ कनेक्टेड थे। जैसे एक बहुत उदाहरण का एक अगर उदाहरण दूँ तो जो सातारा में जो कम्युनल वायलेंस का इवेंट हुआ, जहाँ पे एक 30 ईयर ओल्ड मुस्लिम इंजीनियर है, उसका लिंचिंग हुआ, वो वहाँ पे होने वाले सातारा सांगली डिस्ट्रिक्ट में होने वाले हेट स्पीचेस जो है उसके ऊपर ट्रिगर हुआ था। और वो जो हेट स्पीच वहाँ पे हुए थे उसमें जो मॉब्स इन्वॉल्व थे या जो लीडर्स इन्वॉल्व थे, वही मॉब्स और लीडर्स ये लिंचिंग के इवेंट में और मॉस्क में जो वैंडलिज्म हुआ उसके इवेंट में इन्वॉल्व थे। तो ये जो हेट स्पीच है और कम्युनल प्रोपेगेंडा है, उसका बहुत बड़ा एक लिंक है जो हेट क्राइम्स हो रहे हैं यहाँ पे उसके अंदर, और बहुत सारे ये हेट क्राइम इवेंट्स को हम डायरेक्टली लिंक कर सकते हैं। तो ये जो आज वेबसाइट लॉन्च हुई है और ये जो डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल किया गया है, जिसमें डिटेल्स दिए गए हैं कि क्या पर्टिकुलर्स है वो हेट स्पीच इवेंट के, हेट क्राइम जब हुआ तो उसके पर्टिकुलर्स क्या है, उससे हम आइडेंटिफाई भी कर पाएंगे कि कहाँ कहाँ पे हमें एक्शन लेना है एज सिटीजन्स, एज सिविल सोसाइटी। तो ये एक
हमारे लिए एक मौका है और काम करने का। तो it's a very important contribution, and I think we'll all have to take advantage of it. It doesn't stop here. This is not just to inform everybody, but this is in order to make us take action, and this is the time for action. That's one of the things that I wanted to say, कि it's really important for us as civil society, as citizenry, to take action, because we are not seeing the police, we are not seeing the government, we are not seeing the judiciary take any action on hate speech and hate crimes. I think the earlier speakers have already spoken about it. उन्होंने बताया है कि जुडिशरी में क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने जो केस डिस्पोज ऑफ किया है, PUCL भी एक इंटरवीनर था उस केस में, जो कुर्बान अली साहब, शाहीन अब्दुल्ला, बहुत लोगों ने रिट पिटिशंस फाइल किए थे, और उसमें हमने भी सबमिशंस डाले थे गाइडलाइंस के लिए। और जहाँ जैसे शक्ति वाहिनी के गाइडलाइंस है जो इंटरफेथ और इंटरकास्ट मैरिज प्रोटेक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में दिए थे, उसी के तौर पे प्रिवेंटिव, रेमीडियल और प्यूनिटिव मेजर्स तीनों की मांग की गई थी। भी हेट स्पीच जो है, जैसे मैंने कहा, वो एक जड़ है हेट्स क्राइम्स का, वो हम सब जानते हैं। माइनॉरिटीज़ के खिलाफ, मुस्लिम्स के खिलाफ, आदिवासीज़ के खिलाफ, क्रिश्चियंस के खिलाफ बहुत टाइम से हम हेट स्पीच सुनते आ रहे हैं, और उसकी वजह से एक नफरती माहौल भी पैदा हुआ है। ये हेट स्पीच के जो केसेस है रिपीटेडली हो रहे हैं, और वो सेम जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, सेम मिनिस्टर्स हैं, वो रिपीटेडली कर रहे हैं। तो प्रिवेंटिव मेजर्स में एक जो मांग की गई थी कि जो लोग ये हेट स्पीचेस कर रहे हैं, जैसे अगर हम देखें, काजल हिंदुस्तानी ने, जैसे IHL का रिपोर्ट था, इंडिया हेट लैब का, 2023 में 34 हेट स्पीचेस किए थे। और तो जब उसका पहला हेट स्पीच हुआ, तो उसके बाद उसको दूसरा या तीसरा या चौथा हेट स्पीच क्यों करने दिया, राइट? उसको प्रिवेंट क्यों नहीं किया गया? तो उसके लिए एक मांग की गई थी कि प्रिवेंटिव मेजर्स होने चाहिए, जिसमें अगर कोई कंटिन्यूसली हेट स्पीच कर रहा है तो उनको आगे चल के वही प्लेटफॉर्म पे बोलने का मौका नहीं देना चाहिए। उसकी वीडियोग्राफी होनी चाहिए। अगर आप सुप्रीम कोर्ट के केस में देखें तो इंटरिम ऑर्डर्स पास किए गए थे, जिसमें वीडियोग्राफी का डायरेक्शन दिया गया था, स्पेसिफिकली बॉम्बे के एक इवेंट को लेके। साथ ही में प्रिवेंटिव डिटेंशन भी बोला गया था कि अगर ऐसा लगे कि ये लोग हेट स्पीच करने वाले तो प्रिवेंटिव डिटेंशन किया जाए। साथ ही में कुर्बान अली जी ने बोला कि सुओ मोटो रजिस्ट्रेशन का जो डायरेक्शन दिया गया था, ये सब को साइड पे रख के उन्होंने ये पूरा केस डिस्पोज ऑफ कर दिया। मैं बस एक बात कहना चाहूँगी कि एक तो बात है लॉ की, कि हमारे यहाँ पे एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ नहीं है। बहुत सारे ऐसे देश है जहाँ पे एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ है, हमारे यहाँ पे एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ नहीं है। तो वो एक चीज़ है, लेकिन साथ ही में हेट स्पीच को लेके जो हमारा लॉ है, ओके, वो एंटी डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस पे नहीं बनाया गया है। इसीलिए सब बोल रहे हैं कि हेट स्पीच के लॉ को फाइन ट्यून करने की, उसकी गाइडलाइंस के होने की ज़रूरत है। लेकिन जो सबसे बड़ा हर्डल एज लॉयर्स हम लोग फेस कर रहे हैं कि जहाँ पे FIR भी रजिस्टर हुई सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन से, वहाँ पे स्टेट सैंक्शन नहीं देता है वो केस को प्रोसिक्यूट करने के लिए, वो स्टेट सैंक्शंस नहीं मिल रहे हैं, इसीलिए कोई भी केस में केसेस आगे बढ़ नहीं रहे हैं। हेट स्पीच का लॉ जो आज के तारीख में है, उसमें स्टेट अगर सैंक्शन देगा तो ही कोर्ट वो केस को सुन सकता है। और ये महाराष्ट्र में एक भी ऐसे पॉलिटिकल लीडर के खिलाफ ये स्टेट सैंक्शन नहीं हुआ है। तो ये सारे एरियाज पे हमको काम करने की ज़रूरत है। मेरा टाइम कंक्लूड हो गया है, तो मैं बस इतना कह के बस ये कहना चाहूँगी कि हम सबको अब मिल के हमारा काम ज़्यादा बढ़ाना होगा। और ये जो APCR ने डेटा हमारे लिए प्रस्तुत किया है, हमें पता है इससे ज़्यादा बहुत सारे केसेस हैं, लेकिन ये भी जो इतने केसेस जो हमें बाहर आ रहे हैं, उन सब पे हमको इंडिविजुअली काम करने की ज़रूरत है और हम कर पाएंगे। तो इसीलिए मैं बस यही कहना चाहूँगी कि हमारा बस काम बढ़ता रहे, एंड आई होप वी टेक एक्शन ऑन द बेसिस ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन। थैंक यू। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।